जितने भी लोग आयुर्वेद के कोर्स को कर रहे हैं, जितने भी लोग एमडी करके चिकित्सक बन रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेसिफिक मेरा उत्तर रहेगा। चुनौतियों का सामना हमें ये करना पड़ा बेटे कि चिकित्सा लेने के लिए रुझान भी कम है लोगों का, और आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक भी रुचि कम लेते हैं। तो जब मेरा किसी ट्रीटमेंट के प्रति रुझान ही नहीं है और बाई चांस और गलती से किसी एक व्यक्ति का ये मन किया कि मेरी बीमारी एलोपैथी में ठीक नहीं हो रही या मेरी बीमारी किसी भी पैथी में ठीक नहीं हो रही, तो क्यों ना मैं आयुर्वेदिक ट्राई करूं। तो भाग्यवश किसी एक व्यक्ति के मन में ये बात आती है कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्राई करूं, तो दुर्भाग्यवश ये हो जाता है इस नॉर्थ जोन की बेल्ट में कि आयुर्वेदिक चिकित्सक वो ढूंढता रहता है पर उसे वैद्य के नाम पे एक चिकित्सक मिलता नहीं है। तो इन चुनौतियों के बीच में जब मेरे जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया और प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब मैं ट्रीटमेंट देता था तो रोगी मुझसे पूछते थे कि सर ट्रीटमेंट महंगा है, उचित है, रिजल्ट मिल जाएगा, तो मैं उसे कैसे बताऊं, क्योंकि मेरा कोई कंपटीटर नहीं था। जी सर। मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं था मार्केट में। जी सर। कि उस बाजार के अंदर, पैसे कमाने वाले बाजार में जी सर। 4 लोग बैठे होते हैं, लोग सोचते हैं भी इससे इलाज कराया मैं नहीं ठीक हुआ, इसने 2000 रुपये लिए, इससे इलाज कराया इसने 4000 रुपये लिए, 500 रुपये लिए। तो मैं जितने पैसे लेता था और जो शब्द ठीक होने के लिए बोलता था उसका कोई कंपटीटर नहीं था कि मैं 500 रुपये ज़्यादा ले रहा हूँ, कम ले रहा हूँ। मैंने बोला आप ठीक हो जाओगे, तो ये जो बोल रहे हैं वैद्य जी, ये पक्का बोल रहे हैं या शायद हो जाएंगे। तो धीरे धीरे एक एक व्यक्ति आता चला गया मेरे पास, और बहुत मुझे कन्विंस करने के लिए उसे 2-2 घंटे उससे बात करनी पड़ती थी। उसे बुक्स के ग्राउंड पे ये बताना पड़ता था कि आपको ये प्रॉब्लम है, वात पित्त कफ दोषों के आधार पे पंचभौतिक संगठन। आम आदमी को ऐसे का प्रयोग करके समझाना बहुत कठिन व्यक्ति के लिए, तो एक एक घंटा उसे उस शब्दावली से कराना, फिर वो शब्दावली उसकी बीमारी से कैसे जोड़ के उसको बीमारी पैदा करती है ये समझाना, फिर इलाज करना। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक वो चुनौती भरा एक अवसर था। और किराए का क्लिनिक था मेरा, 10,000 रुपये उसका किराया था। आज से 20 साल पहले पेशेंट से मैं पैसे भी लेता था। 31 तारीख को सोचता था कि मैं किराया कैसे दूँ, मतलब मेरे ऊपर उसकी बीमारी को ठीक करने का बर्डन नहीं था, वो मेरा इलाज वाले मेरे इलाज में रुक जाए और ऊपर से मुझे किराया भी देना था, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं, ज़्यादा लूँ भाग जाएगा क्योंकि उसे कम पैसों में इलाज चाहिए। मैं पैसे ज़्यादा लूँ, मेरा किराया निकल जाए तो रोगी गायब, और रोगी ना आए तो मैं किराया कैसे दूँ। तो आर्थिक संकट, एक समाज का आयुर्वेद के प्रति कम रुझान वाला संकट, अकेले बैठा हूँ, मुझे कोई बताने वाला नहीं है उसका संकट, शास्त्र मेरे ज्ञान का आधार रहे, शास्त्रों से मैं बात करता रहा, ऐसे करके बहुत सारी चुनौतियाँ जो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, परिवार के लोग बोलने लग गए कि तुम पैसा कमाने की बजाय पैसा खो रहे हो, दवाइयाँ बनाते हो रोज़। तो हर प्रकार के संकटों से निकल के आज आपके सामने ये बढ़िया सा कुर्ता और अच्छे से पॉडकास्ट के बीच में बैठा हूँ। मैंने अपनी चुनौतियों को सूक्ष्म रूप में बताने का प्रयास किया। थैंक यू सर। सर आगे अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने आयुर्वेदा ही क्यों चूज़ किया, आयुर्वेद को ही क्यों अपनाया, कि आयुर्वेदा में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इतना आकर्षित करती है, जो आपको यहाँ तक इस मुकाम तक लेकर आई। मैं विवेक आयुर्वेदिक कॉलेज के कैंपस में मौलिक संहिता सिद्धांत विभाग में बैठा हूँ। NCSM एक राष्ट्रीय संस्था है आयुर्वेद के कॉलेजों को चलाने वाली। इस संस्था ने एक पॉडकास्ट एक्टिविटी का इजाद किया एजुकेशन सिस्टम में, और यहाँ पे हमारे साथ कॉलेज के बच्चे बैठे हैं। तो मेरे चैनल पे सुनने वाले एक आम व्यक्ति को और मेरे साथ बैठने वाले आयुर्वेद के कॉलेज के छात्र छात्राओं को, और इसके अलावा जितने भी शिक्षकगण भी जुड़े हैं, मैं इन सब पदाधिकारियों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। प्रश्न है आपका कि आयुर्वेद में रुचि क्यों हुई। आज बड़ी अच्छी बात बोलने वाला हूँ मैं अपने बच्चों के लिए भी और आप सब लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से। मैं पहली बार जब 10+2 करके निकला अपने स्कूल से, तो मुझे पुराने गाने बड़े अच्छे लगते थे। प्राय करके मेरी उम्र के सभी व्यक्तियों को पुराने गाने अच्छे लगते हैं, बट पुराने गानों में भी वो गाने जिसमें दुखों का बयान होता था। तेरे बिना जीना लगे, बिना तेरे सहारे मेरा सहारा कौन बने, इस प्रकार की पंक्तियाँ होती होंगी किसी गाने में। तो मुझे तब से दिमाग में रहता था कि ये दुख को कैसे दूर किया जाए। एक छोटा सा विचार था जो बड़ा पौधा बन गया। और मेरे पापा बहुत गरीब घर के थे। वो प्राइवेट कॉलेज तो बहुत कम होते थे, हर स्टेट में 1-2 कॉलेज होते थे, और उनकी जो फीस होती थी मेरे पापा ने मना कर दिया कि
प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। बहुत गरीब घर का बच्चा रहा मैं, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। और मैंने तब ये नेट वेट तो चलते नहीं थे बेटे, क्योंकि एग्ज़ाम होता था हर स्टेट का अपना। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा उसमें नंबर नहीं आया और मेरी एडमिशन करा दी गई मुझसे बिना पूछे। तब एक नई ब्रांच चली थी माइक्रोबायोलॉजी, तब मेरे समय की वो देश की पहली ब्रांच थी माइक्रोबायोलॉजी। मैंने एडमिशन ले लिया, लेकिन मेरा मन कचोटता रहा कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, टीचर बन जाऊंगा, लेकिन मैं चिकित्सा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं 15-20 रात बहुत रोया। मैं वो मेरे जीवन के पहले आंसू थे जब मेरे भविष्य के लिए गिरे। बहुत रोया मैं 15-20 दिन, और मैंने ऐसी कोई रात नहीं होगी जो अपने अंदर बैठे भगवान को पुकारा नहीं होगा कि अगर तू कहीं आवाज़ सुनता है तो मेरी भी सुन। और उस वक्त मैं कबीर की एक पंक्ति पहली बार गाना सीखा कि गगन में आवाज़ हो रही झीनी झीनी। आप लोगों ने सुना हो तो मैं इस पंक्ति को बहुत अच्छे से गाता हूँ। गगन में आवाज़ हो रही झीनी झीनी। जानते हैं आप हमारे कान क्यों बने? परमात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए। ये एक जोड़ा आँख सुंदर क्यों बना? परमात्मा को देखने के लिए। ये जीभ क्यों बनी? खुदा और परमात्मा को गाने के लिए। अचानक मैं एक रात को पूरी रात कबीर को गाता रहा, और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जिस रात मैंने पूरी रात कबीर गाया, मतलब मैं कबीर हो गया हूँगा शायद गाते गाते। इस बात का मुझे संकेत और प्रमाण कैसे मिला? अगले दिन सुबह जब मैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के कॉलेज में पहला दिन गया, एकदम मेरे पास कॉल आया कि कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से बोल रहे हैं, आप संदीप बोल रहे हो? मैंने कहा संदीप बोल रहा हूँ, आपका काउंसलिंग में नंबर आ गया, आपकी एडमिशन ले लो आके। तो दुखों को दूर करना, पुराने गानों को सुनना, इन सब चीज़ों ने आयुर्वेदिक के बीच स्वभावतः ही मेरे विचारों में डाले। तब मुझे भेद करना नहीं आता था कि एलोपैथी आयुर्वेद क्या होती है। और आज से 30 साल पहले शायद ये भेद था भी नहीं। आज से 30 साल पहले डॉक्टर बनना है एक नॉर्मल सपना था, और उस वक्त आयुर्वेद और एलोपैथी का समाज के अंदर और लोगों के अंदर ये भेद नहीं था। बस इलाज करना है, जहाँ इलाज मिलेगा वहाँ करना है। तो ये स्वभावता ही बाय नेचर भगवान ने मेरे अंदर डाला ये कि मुझे आयुर्वेद करनी है। और रेडियो में खबरें आया करती थी, तो एक जगह मैं बस स्टैंड पे बैठा हुआ था और रेडियो में खबर चल रही थी, और किसी पेशेंट से वो, जैसे आज हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, तो कई बार हमें लगता है कि क्या कर रहे हैं, मार्केट में पब्लिसिटी कर रहे हैं। नहीं, जाने कौन सा शब्द कब किसकी ज़िंदगी बदल दे। इसलिए हर शब्द को दिल से बोलना चाहिए और दिमाग के साथ बोलना चाहिए, दिल पहले होना चाहिए। तो मैं भी आज दिल से बोल रहा हूँ। तो वो रेडियो में खबर चली, और एक व्यक्ति ने बस स्टैंड पे बैठे हुए मुझे आवाज़ सुनाई दी कि मेरा कहीं भी इलाज नहीं हुआ। मैं एक वैद्य जी के पास गया, और वो किसी दूसरी स्टेट का था, मैं हरियाणा में था। तो वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि आयुर्वेदिक इलाज करके आदमी की जान बच सकती है, तो कितने लोगों की जान आयुर्वेद बचा सकती है। तो ये 2-4 बातें थी मेरे जीवन में जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। और मैं उस आयुर्वेद कॉलेज का जब एडमिशन किया मैंने, तो 5 साल के बाद जब बीएमएस का कोर्स खत्म हुआ, मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। जब मैंने बीएमएस का कोर्स ख़त्म किया और पोस्ट ग्रेजुएट की और मैंने तैयारी करी, तो मैं उस कॉलेज के जितने भी ग्रेजुएट निकले थे, 5-10 साल के बाद उस कॉलेज में किसी की सिलेक्शन पहली बार हुई, और मैंने जाके, मुझे पता नहीं था कि मैंने ऑल ओवर इंडिया टॉप कर दिया। ये मेरी जर्नी रही। थैंक यू सो मच।